मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए क्रैश कोर्स भी आप लोगों के शुरू होंगे जल्दी से ही। फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हिंदी में बोला जाता है इसे फलन। फलन देखिए यहाँ पर फंक्शन से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा मैपिंग क्या है। फंक्शन से पहले हमें जानना पड़ेगा कि मैपिंग क्या है। चलिए मैपिंग की हम लोग बात करते हैं। तो मैपिंग क्या होता है? एक रिलेशन होता है, ये आपने पढ़ा था। आपने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। तो रिलेशन एक आपका क्या होगा? एक मैपिंग एक रिलेशन ही होगा। रिलेशन में आपने देखा था कि एक आपके पास जो रिलेशन था वो क्या था? रिलेशन आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था टू सेट्स का, उसी का सबसेट था। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नोन एज रिलेशन। ये आपने देखा था वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा आपने रिलेशन में कोई भी लिए थे तो रिलेशन में इस तरह से दो सेट आपने लिए थे। एक सेट ये था, दूसरा सेट ये था। इसे ए से डिनोट कर दिया आपने, इसे बी से डिनोट कर दिया। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आपने डिफाइन किया था जिसे आप लिख रहे थे आर, और ये हो गया फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन ए टू बी, ये आप इसे लिख रहे थे। अब इसी में जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट था इसी का सबसेट हो रहा था रिलेशन। अब यहाँ पर हम मैपिंग की बात करेंगे। तो मैपिंग क्या है? तो मैपिंग एक रिलेशन होगा, लेकिन रिलेशन में आप देख रहे थे कि कितने भी एलिमेंट्स की इधर कितने भी इमेज बनी जा रही थी। यानी इसे यहाँ पर आप जो बोल रहे थे ये डोमेन बोल रहे थे, और इधर जो इस सेट को बोल रहे थे आप रिलेशन में ये रेंज सेट बोल रहे थे। तो यहाँ डोमेन की इमेज रेंज में बन रही थी। अब यहाँ मैपिंग में क्या होगा? मैपिंग में आप ध्यान रखेंगे कि ये एक रिलेशन होगा। मैपिंग क्या है? एक रिलेशन है, और ये रिलेशन हम ले रहे हैं। चलिए एक हमने ले लिया सेट ए और दूसरा सेट हमने ले लिया बी। अब इसमें जो आपकी मैपिंग है ये हमने एम से डिनोट कर दी। एक मैपिंग हमने एम से डिनोट कर दी। अब यहाँ पर क्या होगा? जो ए के जो डोमेन, इस सेट ए को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और इसको बी सेट को बोला जाता है, वो बोला जाता है कोडोमेन। इसे बोला जाता है कोडोमेन। अब यहाँ पर इसके जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी इमेज जो होती है किस में होती है? कोडोमेन में होती है। डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में होती है, और वो यूनिक इमेज होती है। यूनिक इमेज होगी। यानी यदि हमने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया, और यहाँ पर आपकी हो रही है ए बी सी डी, इस तरह से इमेज हो रही है। अब यहाँ पर जब हम इसकी मैपिंग की बात करेंगे तो मैपिंग में आपका क्या होगा? इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होगी और यूनिक होगी। यानी 1 की इमेज यदि बी बन रही है तो बी के अलावा कोई और इमेज नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि 1 की इमेज ए भी बन जाए बी भी बन जाए, नहीं, यूनिक इमेज होगी। इसी तरह से 2 की इमेज यदि ए बन रही है तो ये एक ही इमेज बनेगी। 3 की इमेज हमने मान लिया बी बन रही है तो 3 की इमेज बी के अलावा कोई और नहीं बनेगी। और हमने मान लिया 4 की इमेज डी बन रही है, 5 की इमेज सी बन रही है। तो इस तरह से देखेंगे इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बन रही है और ये यूनिक बन रही है। 5 की जो 5 की इमेज है वो सी बन रही है, सी के अलावा कोई और नहीं बन रही है। इसका मतलब ये 5 की यूनिक इमेज हो गई। 4 की इमेज डी बन रही है, डी के अलावा कोई और इमेज नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 की ए यूनिक इमेज हो गई। इसी तरह से 3 की बी यूनिक इमेज हो गई, 2 की ए यूनिक इमेज हो गई, और 1 की यूनिक इमेज क्या हो गई? बी हो गई। इसी चीज़ को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम कहेंगे मैपिंग इज ए रिलेशन। मैपिंग आपका क्या होता है? एक रिलेशन होता है। मैपिंग इज ए रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन, इन विच ईच एलिमेंट्स ऑफ इट्स डोमेन सेट हैविंग, ये क्या रखा होता है? हैविंग ए यूनिक इमेज, हैविंग ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, या इसे आप लिखना चाहें तो आप चलिए लिख दीजिएगा मैपिंग इज ए रिलेशन। मैपिंग इज ए रिलेशन। मैपिंग आपका एक रिलेशन होता है। मैपिंग आपका क्या होता है? एक रिलेशन होता है जिसकी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में या रेंज सेट में एक यूनिक इमेज होती है। उसे हम क्या कहते हैं? मैपिंग कहते हैं। दूसरा यदि इसे हम और लिखना चाहें दूसरे टर्म्स में तो हम लिख सकते हैं। एक तो ये हमने बता दिया। दूसरा यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक रिलेशन है आपके पास
एक ये रिलेशन है आपके पास, ये रिलेशन आपने एम से डिनोट कर दिया और ये आपने ले लिया फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी एक रिलेशन है आपके पास में। अब ये बीकम्स मैपिंग, ये मैपिंग होती है, बीकम्स ये मैपिंग आती है, यानी मैपिंग में कन्वर्ट होती है। बीकम्स मैपिंग, ये मैपिंग में आपकी कन्वर्ट होती है। ये कब मैपिंग होती है? ये मैपिंग तब होगी जब ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। ये कुछ तब होगी मैपिंग जब कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो चलिए क्या लिखा, ए रिलेशन एम ए टू बी बीकम्स मैपिंग, ये मैपिंग होती है इफ सेटिस्फाइज टू मोर कंडीशंस, ये टू मोर कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशंस, टू मोर कंडीशंस, इन कंडीशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तब ये आपका क्या होगा, मैपिंग होगी। पहला क्या है, पहला हमने बताया कि जो डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट है इसकी इमेज कैसी, इमेज किस में होनी चाहिए, कोडोमेन में होनी चाहिए, यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। और दूसरा वो यूनिक इमेज होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट हमने ले लिया ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है ये क्या रखेगा आपका, हैज सम रिलेशन, हैज यूनिक रिलेशन भी आप लिख सकते हैं, या हैज यहाँ पर आपने लिख दिया ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सम रिलेशंस। चलिए रिलेशंस रखते हैं, ईच एलिमेंट आपका रिलेशन रखता है, सम रिलेशन, ये हमने यहाँ पर ले लिया। सम रिलेशंस के साथ में किस में लेंगे, हैज सम रिलेशन इन बी, बी में रखता है। दूसरा, सेकंड आप क्या कह सकते हैं, दूसरा ये कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन है वो यूनिक होना चाहिए, यानी दैट रिलेशन मस्ट बी यूनिक, दैट रिलेशन मस्ट बी यूनिक, दैट रिलेशन मस्ट बी यूनिक। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक रिलेशन इन बी। ये दोनों न लिख कर के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई रिलेशन है आपके पास, ए रिलेशन एम फ्रॉम ए टू बी बीकम्स मैपिंग इफ सेटिस्फाइड द कंडीशन। कौन सी कंडीशन, आप कह सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी इसे हम कोडोमेन बोल रहे थे। चलिए तो ये हमने आपको बताया कि जो ये ए है जिसकी इमेज होती है, यानी ए की इमेज होती है तो ये डोमेन बोला जाता है, जिसमें होती है उसे कोडोमेन बोलते हैं। ये हमने यहाँ पर देख लिया। एग्जाम्पल के लिए यदि आप यहाँ पर लेना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए आप ये ले सकते हैं कि कोई एक सेट हमने यहाँ पर ले लिया, कोई एक सेट हमने यहाँ पर ये ले लिया, ये हमारे पास एक सेट है, एक सेट हमने ये ले लिया, दूसरा सेट हमने ये ले लिया, इसे बोला जाता है डोमेन, इसे बोला जाता है डोमेन, और हिंदी में बोलते हैं इसे प्रांत, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रांत, और इसे बोला जाता है कोडोमेन, इसे बोला जाता है कोडोमेन, और हिंदी में बोलते हैं इसे सहप्रांत, हिंदी में बोलते हैं उसे सहप्रांत। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने ये सेट ए लिया है, ये दूसरा सेट बी लिया है, तब इसमें एक ये मैपिंग हमने ले रहे हैं जिसे एम से डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, इसका प्रत्येक एलिमेंट, अब इसमें कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ये लिया था आपने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, यहाँ पर आपने ले लिया ए बी सी डी ये ले लिया। 1 की इमेज हमने मान ली सी पर बन रही है, 2 की इमेज डी पर बन रही है, 3 की इमेज सी पर बन रही है, और 4 की इमेज आपकी ए पर बन रही है, ये ले लिया। इस तरह से देखेंगे प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है, और इमेज कैसी है, वो यूनिक है, यूनिक इमेज है। तो इस तरह से जो ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जो ये होगा ये मैपिंग हो जाएगी। यदि यहीं पर हम क्या करें, यहीं पर यदि इस तरह से हो जाए कि यदि आपके पास एक कोई रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, एक रिलेशन की बात कर रहे हैं जो ए टू बी है, ए टू बी है, यहाँ पर आपने ले लिया 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लिए, और इधर एलिमेंट आपने ले लिए ए बी सी डी। अब सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर 1 की इमेज आपकी ए बन रही है, और 2 की इमेज आपने मान ली बी बन रही है, और 2 की इमेज डी भी बन रही है।
अब यहाँ देखेंगे 1 की इमेज A है तो यूनिक इमेज है, लेकिन 2 की इमेज B है और B के अलावा D भी है, तो 2 की ये यूनिक इमेज नहीं हुई, यानी एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 की कितनी इमेज है, 2 इमेज है, एक B और दूसरी D। और इसी तरह से यदि C की इमेज हमने मान लिया ये 3C की इमेज है और चलिए 4 की D इमेज मान ली, तो ये आपका क्या होगा, नो मैपिंग। ये आपका क्या होगा, नो मैपिंग, ये मैपिंग नहीं होगी, ये क्या होगा आपका रिलेशन होगा। तो ध्यान रखेंगे जो प्रत्येक रिलेशन होता है, प्रत्येक रिलेशन, ये जो आपकी प्रत्येक रिलेशन मैपिंग नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक मैपिंग होती है वो क्या रिलेशन होती है, प्रत्येक मैपिंग रिलेशन होती है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन मैपिंग नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर जो मैपिंग आपने ली थी, यहाँ पर मैपिंग आपने ली थी, ये ली थी फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। मैपिंग में यहाँ पर क्या था, मैपिंग में आपसे कहा है एलिमेंट की बात कही है, और एलिमेंट वो आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे यदि इस मैपिंग में, इसी मैपिंग में यदि जो ये है आपकी डोमेन, डोमेन आपकी रियल हो जाए, डोमेन रियल हो जाए और को डोमेन भी आपकी रियल हो जाती है, तब जो यही मैपिंग होती है फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसे हम कहते हैं फंक्शन फ्रॉम A टू B, यानी फंक्शन डिफाइन फ्रॉम A टू B, ये बोला जाता है। तो फंक्शन के लिए अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यदि फंक्शन की हम बात करेंगे, फंक्शन के लिए आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यदि हम फंक्शन की बात करेंगे तो ये फंक्शन आपका जो डोमेन होगी ये भी रियल नंबर की होगी और को डोमेन भी होगी, ये भी रियल नंबर की होगी, यानी इसका जो प्रांत है ये भी आपका वास्तविक संख्याओं का होगा और सह प्रांत है ये भी क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का होगा। यहाँ से ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। चलिए आगे अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो एवरी मैपिंग इज ए रिलेशन, एवरी मैपिंग इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट मैपिंग, एवरी रिलेशन इज नॉट मैपिंग। इसी तरह से हम क्या कहेंगे, एवरी फंक्शन इज ए मैपिंग, एवरी फंक्शन इज ए मैपिंग, बट एवरी मैपिंग इज नॉट ए फंक्शन। इसी तरह से एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। इस तरह से आप इसे नोट जो मैंने बोला है, चाहे तो इसे आप नोट भी कर लीजिए ध्यान से और भी आगे उसे बढ़ा लीजिए, नोट भी करना चाहें तो उसे नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं वो बात करेंगे एक एग्जाम्पल पर, और इस एग्जाम्पल पर हम लोग देखेंगे, और यहीं से चूँकि हमें यहाँ से डोमेन और रेंज निकालना भी शुरुआत करेंगे, तो डोमेन और रेंज निकालने से पहले हमको थोड़ा सा क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तब हम उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने कहा कि इफ़ हमारे पास कोई एक सेट है कैपिटल X, इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, हमने ये एलिमेंट्स ले लिए। इसी के साथ में हमने क्या लिया है, एक हमने सेट और ले लिया है कैपिटल Y सेट ले लिया, और कैपिटल Y सेट के भी कुछ एलिमेंट्स आप ले लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 4 ही ले लेते हैं। चलिए ये हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 ये ले लिए। अब यहाँ पर क्या करना, एक सेट आपके पास कैपिटल X हो गया, एक कैपिटल Y हो गया, एंड यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई एक फंक्शन, एंड आपने कहा कि कोई फंक्शन है जो फ्रॉम X टू Y डिफाइन है। कहने का मतलब जब हम इस रूल में जो ये रूल होगा, फंक्शन आपका क्या है, एक हम कह सकते हैं कि एक रूल होता है ना, रिलेशन में भी आपने एक रूल बता रहे थे, तो एक रूल होगा, ये फंक्शन भी आपका क्या होगा, एक रूल होगा, एक निश्चित रूल होगा, जिसके एलिमेंट्स जो x के ये एलिमेंट्स हैं y से रिलेटेड होंगे उस रूल के द्वारा, उस रूल के द्वारा क्या होंगे, ये रिलेटेड होंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग और यदि फंक्शन की बात यहाँ पर चलिए बात करेंगे तो और आगे भी लेकर के उसे बात करेंगे, पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं इसको। और इस फंक्शन को जो हमने कह दिया है x से y में डिफाइन है, x से y में डिफाइन है, हमने ये कह दिया कि सच दैट, ये इस तरह से डिफाइन है, सच दैट। अब इसमें से इस तरह से डिफाइन होगा, किस तरह से डिफाइन होगा कि एक ही इमेज इसमें, यानी इस एक ही इमेज बाई सेट में किसके साथ बनेगी, बी की इमेज किस में बनेगी और सी की इमेज किस में बनेगी। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे
कि यदि यहाँ पर हमारे पास ये एक सेट ए था, ये सेट ए है, ये सेट आपके पास बी है, यदि ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है तो यहाँ से 1 2 3 ले लिया, या कोई हमने और ले लिया, या चलिए यहाँ पर हम ए बी सी ले लेते हैं। ये हमने ए बी सी ले लिया, ए बी सी एलिमेंट ले लिए, और ये ले लिए 1 2 3 एंड 4, ये एलिमेंट्स ले लिए। अब यहाँ पर एक ऐसा रूल होगा कि इस ए की वैल्यू यहाँ पर ये होगी, यानी इसकी यदि यहाँ वैल्यू होगी तो इसे हम एफ ए इक्वल टू इसकी, यानी डोमेन में कोई एलिमेंट होगा, है ना। इसको चलिए हम लोग डिफाइन करके कुछ भी लिख देते हैं। एफ ए इक्वल टू हमने लिख दिया सच दैट एफ ए की वैल्यू हमने लिख दी 2, एफ ए की वैल्यू हमने लिख दी 2, एफ बी की वैल्यू लिख दी 1, एफ बी की वैल्यू लिख दी 1, और एफ सी की वैल्यू लिख दी हमने 4। ये हो गया। अब ये हमारा फंक्शन है, तो किस तरह से इसकी हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी होगी। तो रेंज किस तरह से निकालेंगे, रेंज निकालनी होगी तो रेंज किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमें डोमेन दे दिया है और ये को डोमेन दे दिया है। एक डोमेन दिया है, दूसरा हमें क्या दे दिया है, को डोमेन दे दिया है। अब हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो चलिए रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज का मतलब होगा जो को डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं जिन जिन के साथ में इमेज बनेगी, यानी जो जो इमेज वाले पॉइंट होंगे उनका यदि एक सेट बना दिया जाए। बी में से जो सेट बी है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, अब इन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स छूट भी सकते हैं और कुछ के साथ इमेज बन सकती है। तो जिनके साथ इमेज बनती है यदि उनका एक सेट बना दिया जाए तो उसे बोला जाता है रेंज सेट। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया कि जो एफ ए है, यानी ए की इमेज क्या बन रही है, 2 बन रही है, तो ए की इमेज 2 बन रही है, ये आपने ले लिया। इसके बाद एफ बी की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है, तो इसको आपने 1 से कर दिया। एफ सी की इमेज क्या बन रही है, 4 बन रही है, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिएगा जो रेंज हो जाएगी वो रेंज क्या होगी, जो रेंज होगी ये रेंज आपका एक सेट होगा, और ये कौन कौन सा होगा, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, ये हो गया। अब ये रेंज हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या ये रेंज हो रही है, ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, सबसेट है, सबसेट ऑफ किसका है, कोडोमेन का, यानी बी का। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन आप लिख सकते हैं, या यहाँ पर बी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपने लिख दिया रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये ले लेते हैं कि कोई भी एक सेट ले लें हम, कोई भी एक सेट ले लें हम, उस पर लेकर के चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और यहाँ पर हम ले लेते हैं। हमने कहा कि ये, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पर हम कह रहे हैं सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, कुछ ऑर्डर पेयर्स आप लिख लीजिएगा, उसके बाद में हम कहेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स आपने ले लिए। इसमें पहला ऑर्डर पेयर सपोज कर लीजिए जो हमने ले लिया वो x, a ले लिया। पहला ऑर्डर पेयर हम क्या ले रहे हैं, x, a ले रहे हैं। दूसरा ऑर्डर पेयर कुछ और ले लीजिए। तो चलिए ये हमने ले लिया x, a ले लिया, x, a ले लिया। दूसरा वहीं पर ऑर्डर पेयर हमने क्या ले लिया, दूसरा ऑर्डर पेयर हमने x, b ले लिया, x, b ले लिया। तीसरा ऑर्डर पेयर ले लीजिए इसी तरह से y, c ले लिया। तीसरा ऑर्डर पेयर हमने y, c ले लिया। चौथा ऑर्डर पेयर लेना चाहें तो y, d ले लिया, y, d ले लिया। और पांचवा ऑर्डर पेयर हमने y, e ले लिया। इस तरह से ये ऑर्डर पेयर ले लिए। अब ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, जो ये ऑर्डर पेयर हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो देखिएगा हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर x की इमेज a बना रहा है, यहाँ पर x की इमेज b बना रहा है। दो इमेज बन रही है, एक x की इमेज a बन रही है, दूसरी x की इमेज b बन रही है। यहाँ y की इमेज c बन रही है, y की इमेज d बन रही है, y की इमेज e बन रही है।
इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, नो फंक्शन, नो फंक्शन। ये तो आपने इस तरह से करके देख लिया कि इमेज के अकॉर्डिंग। यदि इसी को आप क्या करना चाहें, यदि इसी को आप फंक्शन के फॉर्म में इस तरह से लेना चाहें कि ये सेट आपका हो गया, यहाँ पर x और y एलिमेंट्स हो गए, सेट A हो गया। दूसरा आपके पास सेट ये हो गया, इसके एलिमेंट्स आपके हो गए A B C D E, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, ये B सेट हो गया। इसमें यदि कोई फंक्शन है, अब यहाँ देखेंगे x की इमेज एक तो A बन रही है और x की दूसरी इमेज B बन रही है। यहाँ पर जब फंक्शन में क्या कहा जाता है, इसके डोमेन के किसी एक एलिमेंट की इमेज एक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ x की दो इमेज है, यूनिक इमेज नहीं है। इसी तरह से y की इमेज C बन रही है, D बन रही है और E बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नो फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग और एग्जाम्पल ले लें, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स पर और भी कुछ ले लेते हैं। चलिए सेकंड में हमने यहाँ पर ले लिया, सेकंड में हमने ले लिया और एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। ये हमने ले लिया सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर पेयर्स सपोज कर लीजिए हमने ले लिया 3 4 2 4 1 3, 3 4 3 4 ले लिया आपने, 2 4 ले लिया और एक ले लिया आपने 1 3, ये ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर 3 की इमेज 4 पर बन रही है, 2 की इमेज 4 पर बन रही है, 1 की इमेज 3 पर बन रही है, यानी 3 की इमेज 4 के अलावा और कुछ नहीं बन रही, 2 की इमेज 4 के अलावा कुछ नहीं बन रही और 1 की इमेज 3 के अलावा कुछ नहीं बन रही। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। यदि इसी को हम यहाँ पर दिखाना चाहें तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, दो सेट आपने ये ले लिए, एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया। ये सेट आपने ए ले लिया, दूसरा सेट बी ले लिया और देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर पेयर पहला एलिमेंट आपका किससे है, 3 हो गया और 2 हो गया और ये 1 हो गया। ये पहले सेट के एलिमेंट्स हो गए, दूसरे सेट के एलिमेंट्स कौन हो रहे हैं, 3 और 4 हैं, 3 और 4 हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 3 की इमेज 4 पर बन रही है, 3 की इमेज 4 पर बन रही है, 2 की इमेज 4 पर बन रही है और 1 की इमेज 3 पर बन रही है। तो देखेंगे यहाँ प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है और वो कैसी है, यूनिक है, इसीलिए ये क्या होगा, आपका फंक्शन होगा, इसीलिए ये आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। चलिए इसी में हम और एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं, यहाँ से और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कोई यदि हमारे पास एक सेट हमने ले लिया, ये चलिए थर्ड एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया, एक सेट हम लोग कोई ले लेते हैं और ये सेट में हमने ऑर्डर पेयर ले लिया, एक 0 2 ले लिया और एक 2 2 ले लिया। तो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, फंक्शन होगा। क्यों होगा फंक्शन, कि 0 की इमेज 2 बन रही है और 2 की इमेज 2 बन रही है, यानी यदि इसको हम लेंगे तो 0 और 2 इसमें एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इस तरह से इमेज बन रही है। तो इसके डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज को डोमेन में है और यूनिक है। यस, 0 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 2 है, यूनिक इमेज है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो अगले एग्जाम्पल पर भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये हमने फोर्थ एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, और फोर्थ एग्जाम्पल में हमने कहा कि यदि हमारे पास 2 0 एक एलिमेंट हमने ले लिया 2 0 है और दूसरा ले लिया हमने 2 2 है, तो क्या ये फंक्शन होगा। यहाँ पर देखेंगे 2 की इमेज 0 है और यहाँ 2 की इमेज 2 है, यानी 2 की दो इमेज बन रही है, यूनिक इमेज नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, नो फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि फंक्शन आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या फंक्शन होता है। अब यहाँ पर हम लोगों को चलना है वो क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल को लेकर भी चलना है कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, इसको लेकर भी हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो चलिए इन चीज़ों को लेकर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरवल आपका क्या होता है, चलिए इंटरवल की बात करते हैं। यहाँ पर इंटरवल, इंटरवल की बात करने में थोड़ा सा यहाँ पर इसे मिटा दे रहा हूँ।
चलिए इंटरवल की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल में दो आपके पास रियल नंबर होंगे, कोई से भी दो रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर होंगे तो उसे आप रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये मैंने ले ली रियल लाइन। रियल लाइन का मतलब क्या हो गया, ये होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। इस पर दो नंबर ले लिए हमने, एक ले लिया ए और दूसरा नंबर ले लिया बी। अब माइनस इनफाइनाइट से चल रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो ए नंबर है, जो ये ए नंबर है, ये निश्चित रूप से लेस देन होगा बी से। ए नंबर है ये लेस देन किससे होगा, बी से, निश्चित रूप से ये लेस देन होगा। और यदि आप यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं लेस देन बी। अब यहाँ पर देखिएगा होता क्या है, यहाँ पर हम एक ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर दो तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दोनों को एक एग्जाम्पल को लेकर के हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सपोज कर लीजिएगा कि ये जैसे कोई रूट है आपका, यहाँ पर हमने ले लिया कि ये कोई आपके पास रूट है, और इस रूट में हमने मान लिया कि यहाँ पर एक ये आपका पास प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पर एक स्टेशन है, दूसरा स्टेशन ये है, कोई रेलवे ट्रैक हमने ले लिया। रेलवे ट्रैक ले लिया तो यहाँ से देखिएगा इधर से ये दूर डिस्टेंस बढ़ रही है। यहाँ पर हमने सपोज कर लीजिए ए मान लिया और यहाँ पर हमने बी ले लिया, और ये हमने ले लिया यहाँ से आगरा टू भोपाल, आगरा टू भोपाल ले लिया, या इलाहाबाद टू भोपाल ले लिया, जो भी आप लेना चाहें, भरतपुर लेना चाहें, जो भी लेना चाहें। चलिए ए और बी हो गया। अब यहाँ पर यदि स्टेशन पर देखिएगा, एक तरह से आप देखिएगा यहाँ से जैसे जैसे ट्रेन चलेगी, उस ट्रेन का नाम हमने कुछ दे दिया, या तो उस ट्रेन का नाम हम दे दें एक्स, ट्रेन का नाम क्या दे दें, एक्स नाम दे दें। तो जिस समय ट्रेन का देखिएगा यहाँ पर ये ट्रेन इस तरह से होगी और यहाँ पर आपका ये खड़ी होगी और इस तरह से इंजन होगा यहाँ पर, तब भी ये कहा जाएगा ये आगरा से, ये इधर प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पर ले लिया तो ये आपके पास क्या है, प्लेटफॉर्म है, और आगरा से, और ये यदि ट्रेन इस तरह से यहाँ तक निकल जाती है, यानी ये एकदम जो ये प्लेटफॉर्म है इसके लास्ट वाले डिब्बे से टच कर रहा है, तो इस समय भी आप कह देते हैं कि आगरा से भोपाल ट्रेन जा रही है। यानी जो इंटरवल है वो क्या है, ये है। एक्स हमने नाम ले लिया, एक्स ट्रेन है, तो एक्स ट्रेन है। जब ये एक्स ट्रेन ए पर होगी तो ये किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। लेकिन जैसे ही ये ए से छोड़ेगी वैसे ही ए से बड़ी होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर ले लिया जो ए है, ए निश्चित रूप से आपका क्या होगा, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब जब ये यहाँ पर है, इधर है, उस समय ये बी से कैसा होगा, छोटा है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन कहाँ पहुँचती है, भोपाल पर पहुँचती है, वैसे क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ये चीज़ है, ये ओपन और एक क्लोज्ड की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ से आपने जो लिया है इलाहाबाद टू भोपाल, इलाहाबाद टू भोपाल जो आपने लिया है, या प्रयागराज टू भोपाल जो आपने लिया है, तो यहाँ देखेंगे अब इधर से स्टेशन इधर नहीं है, इसीलिए आप इधर आप इलाहाबाद नहीं बोल पाएंगे, और इसके बाद इधर स्टेशन नहीं है इसलिए भोपाल नहीं बोल पाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो गया, एक तरह से क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। इसीलिए इस इंटरवल को नाम दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल इसको नाम दिया जाता है। और क्लोज्ड इंटरवल में हम क्या देखते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को हम क्या करेंगे, इस तरह से बड़े ब्रैकेट में से लिखते हैं, ए टू बी ऐसे लिखा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए है, ए यहाँ पर जो भी ए से बी के बीच में यहाँ से जो भी एलिमेंट होंगे, ये टोटल इसके अंदर एलिमेंट आएंगे। आप सीधा सा देखिएगा, इसके अंदर एलिमेंट होंगे, ए से ये आगे वाला बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और ये लास्ट में यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब ये इस पर यहाँ लेंगे तब तो ये के बराबर होगा। बाकी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, ए से बड़े हैं। तो x नाम हमने इसको दिया है, x वेरिएबल दिया है जो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहे हैं पॉइंट्स। तो इस तरह से हम यहाँ से कह सकते हैं कि a टू b है। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा, a से क्या होगा, बड़ा होगा, और b से क्या होगा, छोटा और बराबर होगा। ये होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। अब यहाँ पर हम ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन में आपका क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ से ओपन में ये हो जाएगा कि जो यहाँ पर आपने ये लिया था, यहाँ पर आपने ये लिया है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हम इधर चलेंगे थोड़ा सा,
ट्रेन यदि इस तरह से खड़ी है कि इस प्लेटफॉर्म को टच करती हुई, इस प्लेटफॉर्म को सपोज कर लीजिए टच करती हुई इस तरह से खड़ी है, और यहाँ पर भी आपकी क्या है, ये प्लेटफॉर्म को इंजन इसका टच कर रहा है, ये है, तब भी इसे आप क्या बोलेंगे, इलाहाबाद टू भोपाल बोलेंगे। लेकिन ये देखेंगे यहाँ पर ए को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब ए से जो इधर के पॉइंट हैं ये सब कैसे हैं, ग्रेटर देन है, लेकिन बी से सब कैसे हैं, लेस देन है, इक्वलिटी को होल्ड नहीं कर रहा है। अभी भी यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन है, क्या ओपन है कि ये इधर भी थोड़ा हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, उसको भी हम इलाहाबाद टू भोपाल बोल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अभी एक ओपन है आपका, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया जाता है, ओपन इंटरवल नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ओपन इंटरवल की बात करेंगे, तो ओपन इंटरवल में आपका क्या होता है, ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल में हम बात करेंगे तो इसे हम किससे डिनोट कर देते हैं, या तो स्मॉल ब्रैकेट में ये हम ए और बी से डिनोट करते हैं, या फिर इसे हम क्या कर देते हैं, या इसे इस तरह से ए कॉमा बी में इस तरह से बड़े ब्रैकेट को उल्टा कर देते हैं, इससे डिनोट कर देते हैं। और ये जो इम्प्लाइज होता है, ये जो इम्प्लाइज होता है, इसका मतलब होता है ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। अब ओपन और क्लोज्ड एक तरह से आप देखेंगे कि जब आपके इस पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे, इस पॉइंट को ओपन में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, इनको और इन दोनों पॉइंट को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, तो जहाँ पर हमें सम्मिलित नहीं करना होगा वहाँ पर हम ओपन इंटरवल लगा देंगे। और देखिए यहाँ सम्मिलित किया जा रहा है, क्लोज में आपका क्या हो रहा है, सम्मिलित हो रहा है, इन्वॉल्वेशन हो रहा है इनका। जब इन्वॉल्वेशन होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसे क्लोज्ड इंटरवल कर देंगे, तब उसे हम क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन ले लिया हमने 1, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 2 3 4 बी 2 सेट्स, 2 सेट्स हैं आपके पास, तब आपसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ से ए से बी में हमें फंक्शन डिफाइन करना है, तो ए से बी में फंक्शन डिफाइन करने का मतलब क्या होगा, जो पहला एलिमेंट आप लेंगे, पहले एलिमेंट यानी पहला एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट होगा, दूसरा को डोमेन का होगा, तो पहले एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब डोमेन के एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास 1 की इमेज क्या हो रही है, 2, 2 की इमेज हो रही है 3, और 3 की इमेज हो रही है 4, 2 की इमेज हो रही है, ये 1 की इमेज हो रही है 2, 2 की इमेज हो रही है 3, और 3 की इमेज हो रही है 4। ये F1 यहाँ पर ये फंक्शन की बात कर रहा है, और ये आपके क्या हो जाएगा, सबसेट भी होगा। एक यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरे में F2 कह रहा है कि 1 की इमेज 3 के साथ हो रही है और 2 की इमेज 4 के साथ हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 की इमेज, दूसरे में 1 की इमेज, और यहाँ पर ए आपका है क्या, ए है आपके पास 1 2 3, लेकिन यहाँ इमेज 1 की है ये, और यहाँ पर 2 की इमेज है, 3 की कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा ये 1 की इमेज 2 दे रहा है, 2 की इमेज 3 दे रहा है, 3 की इमेज 4 दे रहा है, यानी एक जो सेट है यहाँ पर ये आपका 1 2 3 है, और इसकी 1 की इमेज भी बन रही है, 2 की इमेज भी बन रही है, और 3 की इमेज भी बन रही है। तो इस तरह से देखेंगे ये पहला तो फंक्शन आपका हो रहा है। लास्ट में ये भी देख लें 1 की 2, देखिए ये 1 की 2 इमेज बन रही है, 1 की 3 बन रही है, इसका मतलब 1 की 2 इमेज बन रही है, एक 2 और एक 3, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन है पहला वाला। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 की इमेज 4, अब 4 बन रही है, 2 की इमेज 4, और 3 की इमेज 4 बन रही है, और 2 की इमेज 3, 2 की इमेज देखिए यहाँ 4 बन रही है, यहाँ 2 की इमेज 3 बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 की इमेज 1 बननी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 की इमेज 4 और 2 की इमेज 3 बन रही है, 2 इमेज बनी जा रही हैं, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कोई आपके पास ये क्वेश्चन 2 है, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, यानी ए सेट का ए में ही आपको क्या देखना है, फंक्शन देखना है।
ए सेट का आपको ए में ही फंक्शन देखना है। तो चलिए ए का ए में ही हम फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, F1 में कहा जा रहा है एक्स वाई इक्वल टू बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा एक्स वाई की बात की जा रही है। यदि यहाँ पर x की वैल्यू ए सेट में हम x की वैल्यू यहाँ पर 4 लगाएंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी। y की वैल्यू 5 मिलेगी तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं है आपका, तो पहला ये आपका फंक्शन नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, अब यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। तो इस तरह के आप एलिमेंट्स यहाँ से ले सकते हैं कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4 को होल्ड करें। इस तरह के एलिमेंट्स भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, देख लीजिएगा। 4 से बड़े होंगे। यहाँ पर आपने 1 और 2 जोड़ा, ये 1 और 2 एक एलिमेंट 1 2 हैं, x एक आपने 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, क्या ये 4 से बड़ा है, नहीं 3 है, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि x की इमेज y पर बन रही है और y इज लेस देन x, y आपका x से कैसा हो, छोटा हो, तो ऐसे इमेज बने कि y x से छोटा हो। तो अब आप देखिएगा कि यदि यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी तो क्या इससे छोटा एलिमेंट है कोई जो इस सेट में हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट नहीं है तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि x की वैल्यू यदि आपने 1 लिख ली तो इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है, क्योंकि y भी तो इसी का एलिमेंट है, तो इससे छोटा आपका क्या होगा, 0 होगा, और 0 इस सेट में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यानी दो कोई भी हम ले लें तो 1 प्लस 4 लेंगे तब भी 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 लेंगे 5 हो जाएगा, है ना। ये आप ले रहे हैं यहाँ से 1 प्लस 4 लिया 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 लेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कह रहे हैं x y इस तरह से ये हो रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको मिल सकती है कि चूँकि यहाँ पर जब देखेंगे 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और बल्कि यहाँ पर जो 5 की हम बात करेंगे, ये 5 से आप जो है लेस उस पर भी बात कर सकते हैं, ये फंक्शन आपका बन जाएगा। यानी 1 4 आप ऐड करेंगे तब भी आपका 5 हो जाएगा, 2 3 ऐड करेंगे, x y ऐड करेंगे फिर भी 5 हो जाएगा। ये आपका इस तरह से जो फंक्शन देखने के लिए मिलेगा, ये आपको 4th ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आगे अब हम लोग और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा इफ़ f इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया है n क्रॉस n आपका क्या है, ये इसका एलिमेंट है, यानी n का मतलब नेचुरल नंबर, और y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हम जानते हैं यहाँ से देन f इज, अब यहाँ से देखिएगा यदि x आपका क्या होगा, डोमेन आपका, डोमेन से जो आपका कोडोमेन है या रेंज है वो एक ज़्यादा होगा, डोमेन से रेंज एक ज़्यादा होगा। ये देखिएगा यहाँ पर डोमेन यदि आपका 1 है तो कोडोमेन 2 होगा, और यदि डोमेन का एलिमेंट 2 है तो रेंज का एलिमेंट 3 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ 1 का 3 हो रहा है, लेकिन 1 का 2 आता तो सही होता, ये गलत हो गया। 1 का 2, 2 का 2, 1 का 2 यह तो सही आ रहा है, लेकिन 2 का 2 हो रहा है, ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 3, भाई 3 का 4 आता तब तो सही होता, अदरवाइज ये गलत हो गया। अब 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन इस तरह से आपका ये सही हो गया। आगे अब हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे हम डोमेन और रेंज के बारे में, वो बात हम लोग करेंगे, वो डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। चलिए पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम डोमेन और रेंज भी निकालेंगे। तरह तरह के फंक्शंस आपके आएंगे, उनकी हमें क्या निकालनी होगी, डोमेन निकालनी होगी। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास हमने क्या ले लिया, यहाँ पर जब फंक्शन में हम देखते हैं डोमेन में, तो हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, एक ए सेट ले लिया, दूसरा सेट बी ले लिया, तब आपका फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है किसी रूल के द्वारा। किसके द्वारा होता है डिफाइन, ये किसी रूल के द्वारा डिफाइंड होता है या किसी करस्पॉन्डेंस के द्वारा डिफाइंड होता है।
या इसका जो x का प्रत्येक एलिमेंट है, जो a का प्रत्येक एलिमेंट है, जिसे हमने स्मॉल x से डिनोट कर दें और इसको हम स्मॉल y से एलिमेंट को डिनोट कर दें, तो जो x है ये y से किसी रूल के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है या एसोसिएट होता है। तब जो इसे बोला जाता है, ये सेट बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है, ये डोमेन बोला जाता है। और दूसरा, यहाँ पर जिन जिन एलिमेंट्स पर इमेज बनती है उनको हम बोलते हैं रेंज। तो ये रेंज जो होगा वो क्या होगा, कोडोमेन का क्या होगा, जो रेंज होगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन ये होगा। इस पर हम लोग बात करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि यहाँ से आप लोग ये देख लेंगे कि जो प्रत्येक एलिमेंट हमने लिया ए का, इसकी एक इमेज ले ली आपने, एक इसमें बी में ले ली, और बी में जो इमेज लेंगे, जो इमेज वाले सभी एलिमेंट्स उठा लेंगे, वो हो जाएगा आपके रेंज के एलिमेंट्स, वो हो जाएंगे आपके रेंज के एलिमेंट्स। यदि आप नोट करना चाहें, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रूल, एक रूल है आपका विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू किसके साथ में, टू सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में से क्या करता है, एसोसिएट करता है। तब यहाँ पर सेट ए इज नोन एज डोमेन, एंड जो सेट बी आपका बन रहा है, जो सेट बी बन रहा है, इसमें से जो कोडोमेन है आपके, जो एफ ए, यहाँ पर जो एफ ए बन रहा था, यहाँ पर एफ ए जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपका क्या होगा, ये बी का सबसेट होगा। तो जो ये एफ ए बनेगा ये आपका बोला जाता है रेंज, एफ ए जो बोला जाता है ये क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाएगा। इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास, चूँकि हम फंक्शन की बात कर रहे थे, तो फंक्शन में हमने आपको बताया था कि कोई फंक्शन तब होगा जब उसकी डोमेन और रेंज या कोडोमेन दोनों के एलिमेंट्स रियल होने चाहिए, तभी वो होगा, अदरवाइज आपका कोडोमेन वो फंक्शन नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन के लिए आपको चाहिए कि डोमेन और रेंज दोनों कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए, रियल एलिमेंट होने चाहिए। तो जैसे आपने ले लिया फाइंड द, एग्जाम्पल ले रहे हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5/x। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है, ये सॉल्यूशन इसका हम कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स है, ये है आपके पास 5/x, ये है आपके पास 5/x, और ये कहा जा रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने ले लिया x इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा x 0 नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 यहाँ से छूट रहा है, 0 आपका क्या हो रहा है, छूट रहा है। यदि 0 छूट रहा है तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पर जो एफ एक्स है वो एफ एक्स आपका कैसा है, अनडिफाइंड है। एफ एक्स कैसा है, अनडिफाइंड है, एफ एक्स इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। यदि ये अनडिफाइंड है तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल टू 0 नॉट एक्सेप्टेबल होगी, x इक्वल टू 0 क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेबल होगा। चूँकि ये आपका क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, रियल नंबर बोला जा रहा है तो डिफाइन होना चाहिए, रियल एंड डिफाइन होना चाहिए। तो जब डिफाइन हम यहाँ से कर रहे हैं और x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है, तो 0 को छोड़ करके बाकी की x की सभी वैल्यू हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो डोमेन हो जाएगा वो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर में से आपने क्या किया, 0 पर आपका ये अनडिफाइंड था तो 0 आपने हटा दिया। अब इस तरह से जो ये बचा आपका, ये क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, ये डोमेन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेंज की, फॉर रेंज के लिए बात कर रहे हैं। तो चलिए रेंज के लिए आपका क्या होगा, रेंज के लिए एफ एक्स जो आपने लिया इसे y के इक्वल मान लें, या y इक्वल टू आपने चलिए एफ एक्स इक्वल टू आपने लिख दिया 5/x। अब यहाँ से हम x इक्वल टू निकालें तो ये हो जाएगा 5/y। अब यहाँ से y की वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, x आपका रियल एंड डिफाइंड रहना चाहिए। y की हम वही वैल्यूज ले सकते हैं जिसके लिए x रियल और डिफाइन हो। तो यहाँ पर देखेंगे यदि y की वैल्यू 0 पर, एट y इक्वल टू 0 पर जो x है ये कैसा हो जाएगा, इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा,
जीरो को छोड़ दें, बाकी का सब पर ये डिफाइन है। तब यहाँ से यदि रेंज की हम बात करेंगे तो ये रेंज में भी हम देखेंगे कि r माइनस आपका क्या हो रहा है, जीरो। यानी जीरो को, इस जीरो सेट को हटा दें, यहाँ से जीरो पॉइंट को या जीरो एलिमेंट को हटा दें, तो ये रियल नंबर जो बचेगा वही आपका क्या होगा, इसका रेंज सेट होगा। अब चलिए यहाँ पर हम अगले बात करते हैं, आगे बात करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जीरो के एब्सेंस में रियल नंबर, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं ये रियल नंबर है इन एब्सेंस जीरो। जो डोमेन आपका हो रहा है ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स इन एब्सेंस ऑफ जीरो। ये आप कह सकते हैं रियल नंबर इन एब्सेंस ऑफ जीरो। यानी जीरो की अनुपस्थिति में जो भी रियल नंबर बचते हैं वो सभी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग और आगे बात करते हैं, और ये आपने ले लिया क्वेश्चन यहाँ पर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 3/x माइनस 5। अब यहाँ पर देखेंगे x माइनस 5, यानी जो यहाँ पर जो फंक्शन आपने लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है आपने y इक्वल टू 3/x माइनस 5। तो अब हमें ये पता है कि y अनडिफाइंड किस पर होगा, यहाँ से x माइनस 5 नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। इसका मतलब ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x नहीं होना चाहिए 5 के बराबर। तो 5 को छोड़ देंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बाकी का देखिएगा, 5 को छोड़ दें फिर तो आपका सब क्या है, डिफाइन हो रहा है, सब वैल्यू आपको मिलेंगी। x की वैल्यू चाहे जो यहाँ पर रखिए, 5 को छोड़ कर 5 रखेंगे तो 3/0 हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। 5 के अलावा यहाँ चाहे जो रखिए तो वैल्यू आपको मिलेगी। तो इस तरह से ये डोमेन आपका हो जाएगा, रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, 5 का एब्सेंस कर देंगे। अब हमको क्या निकालना है, सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इसे इधर ट्रांसफ़र कर दें, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हमारा x की वैल्यू निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3/y होगा, और इस तरह से x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 प्लस 3/y। अब y की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, यदि y की वैल्यू यदि आपकी 0 भी हो जाती है फिर भी x की वैल्यू 5 बचेगी, y की वैल्यू 0 हो जाती है फिर भी x की वैल्यू 5 बचेगी। इसका मतलब जो यहाँ पर रेंज आपकी बन जाएगी, जो आपकी यहाँ पर रेंज बनेगी वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। जो रेंज यहाँ पर हो जाएगी वो रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू एक मिनट -0, चूँकि इन्फानाइट देने लगेगा, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा, x की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, गलती से मुँह से निकल गया, ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू 5 प्लस 3/y रखेंगे, और यहाँ पर y की वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो ये अनडिफाइंड होने लगेगा, इसीलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 को हटाएंगे रियल नंबर से। तो इस तरह से जो रेंज हो जाएगी ये भी r माइनस क्या हो जाएगा, 0 एलिमेंट हो जाएगा। अब आगे हम लोग जो बात करते हैं, ये लिया आपने फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन ले लिया, इसके डोमेन और रेंज की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसके डोमेन और रेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x यानी y इक्वल टू जो आपका हो रहा है अंडर रूट में x माइनस 6 हो रहा है। अब आपका देखिएगा हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन के लिए जो ये अंदर की वैल्यू है, ये अंदर की वैल्यू या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जैसे ही हम ले जाएंगे नेगेटिव वैल्यू होगी, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर देने लगेगा। और फंक्शन के लिए हम कहते हैं कि रियल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मैपिंग में तो कॉम्प्लेक्स चलेगा लेकिन फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चलेगा। तो फॉर रियल यहाँ पर क्या होगा, फॉर फंक्शन के लिए जो y की वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, y जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस 6 है, ये या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ से जो x है ये आपका क्या हो रहा है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 हो रहा है, यानी ये 6 से आपका बड़ा हो रहा है। तो 6 से जब ये बड़ा होगा तो इस तरह से आप देखेंगे कि डोमेन इसकी जो हो जाएगी, डोमेन की बात करें इसकी, तो डोमेन क्या होगी, डोमेन 6 से बड़ा, तो 6 यहाँ देखिएगा एक्सेप्टेबल है, 6 एक्सेप्टेबल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोज्ड होगा, और कॉमा अब बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक। इन्फानाइट कभी आता नहीं है, इसीलिए से आप हमेशा क्या करेंगे,
ओपन रखेंगे। बाकी का और भी यदि आप लेना चाहें तो यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि ये आपने ले लिया, ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट आपका हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि x की वैल्यू ये 6 ले ली, यहाँ पर 6 ले ली। अब 6 भी आपकी क्या एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है तो ये हमने ये ले ली, इस तरह से बंद कर दिया। नॉट एक्सेप्टेबल होती तो इसे खोखला कर देते, और ये एक्सेप्टेबल है तो हमने 6 को क्या कर दिया, हमने इसे ठोस कर दिया, सॉलिड कर दिया। चलिए अब इससे बड़ी है x की वैल्यू, तो 6 से बड़ा इधर क्या होगा, इधर होगा, तो इधर की जो वैल्यू है ये सब आपकी हो जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर यदि हम डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें तो ये डोमेन आपका क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर ये 6 है आपका, ये 6 एक्सेप्टेबल है, लिया जाएगा, और इधर जा रहा है इन्फानाइट तक, इन्फानाइट कभी आता नहीं है, इसीलिए उधर आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये आपकी इसकी डोमेन हो गई। अब यहाँ पर हम इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 6, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6, वाई स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से y की आप चाहे जो वैल्यू लगाइए, चाहे नेगेटिव लगाइए चाहे पॉजिटिव लगाइए, y पूरे रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तब हम कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज हो जाएगी, जो रेंज होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। रियल नंबर को एक चीज़ और लिखा जा सकता है, रियल नंबर आपका जो होता है ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में होता है। तो और यदि इसे लिखना चाहें तो इधर माइनस इन्फाइनाइट को छोड़ेंगे, पॉइंट को, बाकी का सब लिया जाएगा, इधर से इन्फाइनाइट को छोड़ेंगे, बाकी का अंदर का सब लिया जाएगा। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं रियल नंबर को। आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो अगला है आपका फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस 3x, 7 कॉम्बिनेशन x। तो यहाँ से हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, और सॉल्यूशन में आपने देखा जो फंक्शन ऑफ x आपने लिखा है ये हो गया 7 कॉम्बिनेशन x। लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि n कॉम्बिनेशन r की वैल्यू जो होती है ये होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होती है इंटू r फैक्टोरियल। लेकिन ये तभी होता है जब r से आपका जो यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं, ये r की वैल्यू है ये 0 हो या 0 से बड़ी हो, और ये वैल्यू आपकी n से ये, इस तरह से ये आपका होना चाहिए, तब तो ये आपका होल्ड करेगी कंडीशन, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर आप लिख लीजिए। यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपकी ये क्या रिलेशन मिलेगा, ये मिलेगा कि 0 से r की जगह पर x है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एंड इक्वल होगा, और ये 7 ये होगा, ये चीज़ होगी यहाँ पर। यदि ये चीज़ होगी तो सीधा सा यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये सीधा सा जो मिल रहा है वो डोमेन की बात हो रही है, डोमेन। अब डोमेन में ध्यान दीजिएगा, गलती न करिएगा, आप यहाँ अक्सर गलती कर जाएंगे कि आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे 0 से 7, ये गलत हो जाएगा, चूँकि 0 से 7 के बीच में, इसका मतलब हो गया 0 यहाँ पर है 7 यहाँ, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये टोटल हो जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर NCR होता है, ये किस पर लिया जाता है, नेचुरल नंबर पर लिया जाता है या पॉजिटिव इंटीजर्स पर लिया जाता है। तो इसमें से हमें जो लेने हैं केवल पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जो डोमेन हो जाएगा ये एलिमेंट क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये होगा, न कि ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती से मत लिख जाइएगा, कॉन्सेप्ट पर जाइएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ, ये डोमेन की बात की जा रही है, यानी x की वैल्यू की बात की जा रही है। तो x की यहाँ पर x स्क्वायर है, आप x की वैल्यू चाहे जो लगाइए, किसी भी वैल्यू पर अनडिफाइंड नहीं होगा क्योंकि x स्क्वायर है। यदि नेगेटिव वैल्यू होगी x की तो उसका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। तो इस तरह से जो इसकी डोमेन होगी, आप रियल नंबर में चाहे जो वैल्यू लगाएं, टोटल वैल्यू पर ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो इस तरह से इसकी डोमेन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर की हो जाएगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, और ये ले लिया आपने 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो यहाँ पर नीचे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा नीचे हम जो फैक्टर्स इसके करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नहीं होना चाहिए 0। इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई ये करेगा कि x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 1 और 2, यानी 1 2 को छोड़ देंगे। 1 2 को छोड़ करके बाकी की जो भी आएगी आपकी डोमेन रियल नंबर की हो जाएगी। 1 और 2 को छोड़ देंगे तो इस तरह से यहाँ से जो डोमेन आपका निकलेगा ये हो जाएगा रियल नंबर का, लेकिन इसमें से 1 और 2 इन दोनों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो रियल नंबर में से 1 और 2 आपने छोड़ दिया। भाई रियल नंबर के सेट से आपने 1,2 वाले सेट को घटा दिया, यही आपने a माइनस बी सेट में पढ़ा था। अब है यहाँ पर फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना। अब यहाँ पर हमें डोमेन निकालनी होगी तो यहाँ पर देखेंगे x की आप चाहे जो वैल्यू लगाते चलाए जाइए, यहाँ एक्स स्क्वायर हो रहा है तो आपको क्या होगा, पूरा रियल नंबर ही मिलेगा। x की चाहे जो वैल्यू लगाइए उस पर डिफाइन नहीं होगी, अनडिफाइंड वैल्यूज नहीं आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके लिए भी लेना चाहें तो टोटल, भाई यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी वैल्यू आपकी वो नहीं होगी, तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगी, जो डोमेन हो जाएगी, ये डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर की हो जाएगी। डोमेन रियल नंबर की हो जाएगी। x की सभी वैल्यू चाहे जो वैल्यू लगाएंगे आप अनडिफाइंड नहीं आएगी, इनफाइनाइट को छोड़ दें तो, क्योंकि इनफाइनाइट खुद ही अनडिफाइंड है। x की बाकी की चाहे जो रियल वैल्यू लगाइए आपका अनडिफाइंड नहीं होगा फंक्शन। आगे हम लोग और बात करते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। इसके डोमेन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये नीचे वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन पर हमने बात की, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16 नॉट इक्वल टू 0। एक्स के ऊपर कोई इशू नहीं है, एक्स की चाहे जो वैल्यू ऊपर रहे, लेकिन नीचे 0 हो, नीचे जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16 को 0 कर दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए प्लस माइनस 4 के इक्वल। तब यहाँ से आपको डोमेन लेनी थी, तो डोमेन आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन आपकी हो जाएगी रियल नंबर। भाई इनको छोड़ करके बाकी का चाहे जो रियल नंबर रहे तो माइनस, इसमें से आप -4,4 को हटा देंगे, ये आपकी डोमेन हो जाएगी। आगे अब नीचे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इसमें भी आपसे डोमेन की बात की जा रही है, तो 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की बात हो रही है। तो यहाँ से यदि हम क्या करें, x कॉमन ले लें तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा जा सकता है इक्वल टू 0 नॉट 0। इस तरह से यहाँ देखेंगे x की वैल्यू x माइनस 1 और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 0, 1 एंड 2। अब यहाँ से देखेंगे तो इनके अलावा और चाहे जो वैल्यू रहे, x की वैल्यू 0, 1, 2 नहीं होनी चाहिए, बाकी का चाहे जो रहे। इसका मतलब जो डोमेन हो जाएगी वो डोमेन आपकी क्या होगी, रियल नंबर में से इन तीनों को आप हटा देंगे एलिमेंट को, तो 0, 1, 2 ये तीनों एलिमेंट आपने हटा दिए, ये आपको डोमेन मिल गई। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स इज, तो ये 3 7 ले लिया आपने, और ये आपने ले लिया माइनस इन्फानाइट टू 3, इधर से क्लोज्ड इंटरवल लिया, यूनियन 7 इन्फानाइट ले लिया। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से देखिए, इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या बात करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पर जो फंक्शन आपने लिया है एफ एक्स इक्वल टू, ये हो गया √x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स। मान लीजिए यदि कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो तो व्हाट्सएप पर आप मेरे पर डाल दीजिएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, तो हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। बाकी का आगे चल के नहीं और सॉर्ट आउट करेंगे, अभी क्वेश्चंस आएंगे इसके और, तो वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो पिछली वाली दिक्कत है तो कुछ बची भी होगी। तो आइए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि फॉर, यहाँ पर हमें फंक्शन के लिए, फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन के लिए जो x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 हो या 0 से बड़ा हो। ये चलिए ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा जो रियल नंबर आपका आता है ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, जो रियल नंबर आपका आता है ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के
ये माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक आता है। अब देखिएगा जीरो, जीरो हो, जीरो से बड़ी हो, लेकिन नीचे यदि हम 7 माइनस एक्स ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x नहीं होना चाहिए 7 के इक्वल, 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली 7 हमने ले लिया, यहाँ पर है, और 7 पर कह रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चलिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमने एक खोखला छोड़ दिया, एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमने क्या कर दिया, खोखला छोड़ दिया। चलिए अब वो यहाँ पर कह रहा है जीरो तो हो सकता है, इसका मतलब x माइनस 3 इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू आपका क्या हो गया 3, x इक्वल टू 3। तो यहाँ 3 पर जो वैल्यू है आपकी ये जीरो है, और जीरो है वो कैसी है, एक्सेप्टेबल है। तो ये चलिए एक्सेप्टेबल कर दिया हमने, ये कर दिया। इसके ग्राफ हम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इसके ग्राफ हम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी एक ही तरह से आपको ड्रॉ करना बता रहे हैं, या अगले उस पर और भी हम बता देंगे आपको। देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब आपसे कहा जा रहा है कि ये वैल्यू जो है ओवरऑल ये बड़ी है, जीरो से बड़ी है, यानी पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी है, हमें जो लेना है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये किस इंटरवल में, यहाँ पर 3 इंटरवल बन रहे हैं। एक इंटरवल आपका माइनस इन्फाइनाइट टू 3 बना, एक 3 से 7 बना, एक 7 से इन्फाइनाइट बना, 3 पार्टीशन हो रहे हैं इसमें रियल इसके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि इसमें से कोई एक इंटरवल में वैल्यू पता कर लें क्या है, यानी 3 से 7 के बीच में आपका जीरो भी आता है, और जीरो से कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो इसके बीच में कहीं आएगा, उस पर देखें कि जो ये फंक्शन है हमारा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फंक्शन हमें पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो यहाँ पर जीरो लगाया, ये हो जाएगा -3/7 माइनस जीरो। इस तरह से ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर यहाँ पर 1 जो आपका पड़ेगा, जो जीरो पड़ेगा वो इसमें पड़ेगा, तो इस इंटरवल में वैल्यू होगी नेगेटिव, इस इंटरवल में वैल्यू होगी नेगेटिव। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू एक बार, ये देखेंगे एक बार आ रही है, यानी सम संख्या बार आए या विषम संख्या बार आए। एक आपका क्या होता है, एक बार आ रही है, यानी विषम संख्या बार आ रही है। 3 बार आएगी, इसका मतलब जैसे x की वैल्यू 7 7 7 3 बार हो गई तो विषम संख्या हो गई। x की वैल्यू 1 1 1 1 1 हो गई, 5 बार हो गया तो विषम संख्या हो गई। x की वैल्यू 1 1 2 बार हो गई तो सम संख्या हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये तो विषम संख्या बार आती है तो यहाँ से परिवर्तित होगी, ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर देखिएगा ये भी 3 भी आपका एक बार आया, यहाँ पर 3 भी जो वैल्यू में एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब इधर भी आकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये फंक्शन था ये आपका जीरो से बड़ा है और पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किधर हो रहा है, पॉजिटिव वाला इंटरवल देखिए ये हो रहा है, ये ले लिया, और पॉजिटिव वाला इंटरवल ये हो रहा है, ये ले लिया आपने, ये ले लिया। अब इस तरह से जो डोमेन आपकी हो जाएगी वो डोमेन क्या होगी, डोमेन की बात यहाँ पर हम करेंगे तो डोमेन क्या होगी। अब देखिएगा माइनस इनफाइनाइट हो गया यहाँ से। अब देखिएगा 3 आपका क्या है यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, तो 3 को आपने एक्सेप्टेबल कर दिया तो क्लोज हो गया। अब देखिएगा यूनियन अब ये दूसरा वाला लिखना है। 7 आपका क्या है, 7 छोड़ना है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो 7 टू इनफाइनाइट भी इधर से छोड़ दिया। इस तरह से देखेंगे आपका ये कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ये सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है। दूसरा देखिए, इसको हम थोड़ा सा इसी चीज़ को हम दूसरे ग्राफ के द्वारा और देख लेते हैं। ये ग्राफ आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा जो पार्टीशन आप ले लेंगे ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा और ये आपका प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर 2 पार्टीशन, एक 7 था और एक आपने लिया था 3। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ है, वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही थी तो नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस वाले में करेंगे तो 3 पर देखिएगा ये एक्सेप्टेबल थी तो 3 पर आपने इस तरह से एक्सेप्टेबल ले लिया, और 7 पर नॉट एक्सेप्टेबल भी तो नॉट एक्सेप्टेबल ले लिया। अब वो कह रहा है कि 3 से 7 के बीच में जैसे यहाँ आपने निकाला था नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव के लिए नीचे आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव के लिए ऊपर ले जाएंगे और इसमें भी पॉजिटिव के लिए ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ लिख देंगे डोमेन क्या है आपका, यहाँ पर देखिएगा ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, जीरो या पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखेंगे एक तो 3 पर जीरो है, ये एक्सेप्टेबल है, और इधर पॉजिटिव है तो माइनस इनफाइनाइट से 3 एक्सेप्टेबल है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया।
अब ये नेगेटिव है तो इसे तो लेंगे नहीं, तब यूनियन पॉजिटिव आपका कौन सा है, ये है। अब यहाँ देखेंगे 7 छोड़ना है आपको, नॉट एक्सेप्टेबल है, और ये इनफाइनाइट हो गया। ऐसे दोनों में से चाहे जो आप ड्रॉ कर लीजिए, दोनों का सेंस आपका क्या है, सेम ही रहेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x - 1 अपॉन √x² - 9, इस पर हम बात करते हैं। तो चलिए इस पर सॉल्यूशन ले लिया हमने। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x जो आपने लिया है ये 5x - 1 अपॉन √ में हो जाएगा x² और ये आपका हो रहा है -9, x² - 9। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर फंक्शन के लिए जो हमारी ये वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। और रियल होनी चाहिए तो जो ये √ में वैल्यू है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, चूँकि नीचे है 0 होगा तो अनडिफाइंड दे देगा, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसीलिए आपने यहाँ पर लिख दिया x² - 9 इज ग्रेटर देन 0। तो x² इज ग्रेटर देन हो जाएगा 9। दिस इम्प्लाइज आप यहाँ से देखेंगे तो जो x की वैल्यू है इज ग्रेटर देन आपकी क्या होगी, ये यहाँ पर ले लेंगे +-3। यहाँ पर जो वैल्यू आप ले लेंगे ये वैल्यू आप क्या ले लेंगे, +-3 आप आराम से यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए +-3 ले सकते हैं, या यहाँ पर आप ऐसा करिए, ये 3 न ले करके इस तरह से ले लिए, इसे x², चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं, इसे थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, आसान हो जाएगा। ये हमने ले लिया यहाँ से, इसे हमने ले लिया x - 3 और x + 3 इज ग्रेटर देन 0, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे इस फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर यदि इसको आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके पास एक -इनफाइनाइट ले लिया, इधर आपने +इनफाइनाइट ले लिया। पार्टीशन एक इसको रखेंगे तो 3 देगा, इसको रखेंगे -3 देगा। तो यहाँ पर आपने -3 ले लिया और ये 3 ले लिया, ये पार्टीशन हो गए। यानी x - 3 = 0 करेंगे तो ये x = 3 हो जाएगा। यहाँ x + 3 = 0 करेंगे तो x = -3 हो जाएगा। यानी ये पार्टीशन देखने के लिए आप 0 के बराबर कर लेते हैं तो ये ले लेते हैं। अब चूंकि ये 0 एक्सेप्टेबल तो होगा नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चूंकि ये वैल्यू बड़ी दे रहा है, 0 से बड़ी दे रहा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं किसी एक उससे ले रहा हूँ। तो चलिए, न तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है न ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन जो आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, तो अब हमें ये देखना है किसी पॉइंट पर कि इसकी वैल्यू यहाँ पर फंक्शन की पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलिए एट x = 0 पर हम देख लेते हैं। 0 पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 3 और इंटू 0 + 3, ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -9 हो जाएगी। यानी x = 0 पर x = 0 यहाँ होगा, ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का ग्राफ आप इस तरह से खींच देते हैं। इसके बाद आपका पॉजिटिव इस तरह से होगा, पॉजिटिव इस तरह से होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डोमेन की बात करेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू आपकी क्या थी, 0 से बड़ी थी, 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा -∞ से -3, ये ओपन इंटरवल, चूँकि -3 एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर पॉजिटिव आपका इधर है तो यूनियन आप लेंगे, यहाँ ये 3 भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इस तरह से जो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इस तरह से थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आज का यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं।